बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैर अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। सेनेट इंतखाबात तमाम हुए और हुकूमत आखिरकार फतह से हमकिनार हो गई। हुकूमत के तुरप के पत्ते सही रहे। सेनेट से कैमरे बरामद हुए नहीं हुए, कैसे हुए, किस तरह हुए, किसने लगाए, इनकी तहक़ीक़ात होगी और बाकायदा रूलिंग दे दी गई है कि कमीशन बना दिया गया है, वो देखेगी कि वहाँ बैलेट पेपर पर ये कैमरे लगे थे या वैसे ही रूटीन के हिसाब से सेनेट में जो नज़दीकी और दूर की कवरेज के लिए होते हैं उसके लिए नस्ब किए गए थे। बहरहाल एक स्कैंडल था जिसकी वजह से कल काफ़ी अपोजिशन ने शोर मचाया। बिलावल ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम ने भी की, फजल रहमान ने भी की। सब ने कहा कि तहक़ीक़ात होनी चाहिए और वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मगर हम आपको बता देते हैं कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। चेयरमैन सेनेट ने भी हलफ उठा लिया। उन्होंने 48 वोट हासिल किए थे और डिप्टी चेयरमैन ने जो है 52 वोट लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ पर 7 वोट कम हुए तो यहाँ पर 10 वोट कैसे ज़्यादा आए। यही है अपोजिशन के लिए सवाल। और अब अपोजिशन देख ले कि वो कहाँ खड़ी है। पीटीआई जो है अक्सरियत वाली जमात बन चुकी है। अब अपोजिशन के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसके बारे में हम आपको यहाँ आगाही कराएंगे। जी हाँ, पीडीएम सांझे की हांडी चौराहे में फूट चुकी है। इस तमाम तहरीक में, सारी गेम में जो बेहतरीन खेल खेला वो थी पीपल्स पार्टी। जरदारी को इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सियासत में पीएचडी कर रखी है। पीपल्स पार्टी सेफ एंड साउंड होकर आगे निकल गई। मुस्लिम लीग को मरियम नवाज के बयानिए ने बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया और यहाँ पर अगर इस्तेमाल हुए हैं तो वो है मौलाना फजल रहमान। गुज़िश्ता दिनों में पीडीएम का एक इजलास हुआ, उसमें फजल रहमान ने बाकायदा इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनके रहनुमाओं को उस तरह से हिमायत नहीं मिल रही जिस तरह के वो तमाम जमातों के साथ मिलकर चल रहे हैं। आपको याद होगा जैसे हमने एक वीडियो में बताया था, जिस वक्त पीडीएम बनने जा रही थी, अपने मार्ज़े वजूद में आ रही थी, अभी उसका बर्थ हो रहा था, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को सरबराह बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन चूँकि सीट पावर इस वक्त ना ही पीपल्स पार्टी के पास है और ना ही नून लीग के पास है, इस वजह से मजबूरन आखिरकार ये फैसला करना पड़ा कि इसकी सरबराही का ताज मौलाना फजल रहमान के सर पर रखा जाए। चूँकि फजल रहमान ना इस वक्त हुक्मरानी में थे, ना सेनेट में थे, ना कौमी असम्बली में थे, उनका कुछ भी एट स्टेक नहीं लगा हुआ था। इस वजह से वो हमेशा एक ही बात करते रहे, असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, ऐवान ख़त्म हो जाए, सारा कुछ तलपट हो जाए। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। इनके दरमियान में कहीं ना कुछ इख्तलाफ होते रहे और आखिरकार आज वो वक्त आन पहुंचा जब पीडीएम में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। फजल रहमान ने कह दिया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनकी इस हिमायत नहीं कर रही है। सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में भी ये बात अब सामने आ चुकी है। अपोजिशन वाले, नून लीग वाले ये बयानियाँ दे रहे थे कि उन्हें 9 नंबर से काले आ रही हैं और मरियम औरंगज़ेब ने कल बाबांगे दोहल कहा कि अब 9 नंबर वालों को नाउन होने का वक्त आ गया है। मगर जो इनके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदी, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया, कोई धमकी नहीं आई। अब सबके बयानिए इधर से उधर हो रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च की तारीख का हम आपको यहाँ लॉन्ग मार्च का भी बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको सेनेट के हवाले से पहले बता दिया था कि सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ही जीतेंगे और मिर्ज़ा आफरीदी ही जीतेंगे। सो वही हुआ। आज हम आपको लॉन्ग मार्च का ही बता देते हैं। जो 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होना है वो भी सांझे की हांडी चौराहे में फूटेगी। यहाँ ये भी आपको हम याद दिला दें कि मरियम नवाज ने कुछ अर्से पहले कहा था कि शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। जी हाँ, अगर आज मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाए तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च अगर किया भी तो इन्हें चाय का अच्छी तरह याद होगा कि हुकूमत ने कहा था
کہ آ جائیں انہیں چائے سے تواضع کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں چائے کے ساتھ انہیں بسکٹ بھی ملیں گے, لہٰذا اپوزیشن اب اوائڈ کرے کہ وہ چائے اور بسکٹ نہ ہی لے تو ہی اچھا ہے. حکومت کو مل جل کر چلنا ہوگا. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں آ چکی ہے, اسے بھی دیکھنا ہوگا. عمران خان کو اپنا یہ بیانیہ اور یہ وظیفہ ترک کرنا ہوگا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, یہ چور یہ لٹیرے نہیں کپتان, ایسے یہ کام نہیں چلے گا. آپ این آر او نہ دیں, بھلے آپ چور لٹیروں کو پکڑیں, مگر اب آپ قومی اسمبلی میں بھی اکثریتی جماعت ہو گئی, اب سینٹ میں بھی اکثریت جماعت ہو گئی. اب آپ کو چوروں لٹیروں کرپشن کے خلاف قانون سازی کرنا ہوگی, انہیں سزائیں دینی ہوگی. اب عوام یہ نہیں چاہتی کہ صرف آپ یہ کہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور فلاں فلاں این آر او مانگ رہا ہے. این آر او کون مانگ رہا ہے کون نہیں مانگ رہا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. عوام کو چاہیے اس کے خزانے کا قومی دولت لوٹی ہوئی واپس لائے. اب آپ اسے ٹائم فریم دے, قانون سازی دے, قانون سازی کرے, حالات کو منطقی انجام تک پہنچائے اور پتہ چلے کہ کون مجرم ہے. آپ کو اپنی صفوں سے اس آپریشن کا آغاز کرنا ہوگا. جب آپ اپنی صفوں سے آپریشن کا آغاز کریں گے, اپنے لوگوں کو پکڑیں گے, پھر اپوزیشن پر آئیں گے, تو پھر یہ الزامات بھی غلط ثابت ہو جائیں کہ حکومت صرف اپوزیشن کو ہی جو ہے وہ تعزیانہ مارتی ہے یا اسے کرپشن کا نشانہ بناتی ہے یا اسے سزائیں دیتی ہے. لہٰذا آپ کو اپنی صفوں سے معاملات چلا کے پھر اپوزیشن تک اس احتساب کو لانا ہوگا. اگر آپ نے اب بھی اتنی اکثریت ملنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا تو پھر آگے اللہ ہی آپ کا حافظ. کپتان صاحب, ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کی واحد حکومت ہے جس کو اداروں کی 100 نہیں 1000% سپورٹ حاصل ہے, لیکن آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے ابھی تک زیرو ہے. 2.5 سال آپ نے گزار دیے, عوام کو کچھ نہیں دیا, مہنگائی دی, نظام کو تباہی کی جانب لے جایا گیا, معیشت کو تباہ کیا گیا. آج بھی آپ نے ایک غیر منتخب شخص کو جو قومی اسمبلی میں ہارا, عبدالحفیظ شیخ, اس کو آج آپ نے مشیر خزانہ بنایا ہوا ہے. بزدار جس کو آپ ہر طرح سے تحفظ دے رہے ہیں, یہی بزدار آپ کی حکومت کی جڑوں میں بیٹھے گا. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا, آپ کو سخت فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ وہ وسیم اکرم نکلے گا, میں جو فیصلہ کرتا ہوں جب تک میری حکومت ہے بزدار رہے گا. لیکن کپتان صاحب شاید اس بزدار کے ساتھ ہی آپ کو روانہ ہونا پڑے. یہ 2.5 سال آپ پورے کریں, عوام کے مطالبات پورے کریں, جو وعدے کیے ہیں پورے کریں, تب آپ کی حکومت چل سکے گی. جی ہاں, اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں, اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ تازہ ترین تجزیے آپ کو ملتے رہیں. اللہ حافظ.